नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का मूल विधि के सीरीज में हम लोग जो है 51 राउंड इनकाउंटर सीरीज देख रहे थे। आपका यह है आपका मूल विधि का 51 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से 8 कवर हो चुका है। आज आपका 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो जो लोग इससे पहले 8 न देखे हो तो पहले जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। यह आपका 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया गया है, पुरानी जोतेदारी व्यवस्था के स्थान पर अधिनियम लागू होने के बाद कितने प्रकार की जोतेदारी प्रारंभ की गई। जवाब हो जाता है इसके बाद जो है 4 प्रकार की जोतेदारी प्रारंभ की गई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 प्रकार की जोतेदारी। और यह जो है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भू व्यवस्था अधिनियम 1950, ध्यान दीजिएगा 1950 के तहत यह जो है 4 प्रकार की जोतेदारी व्यवस्था की गई। दूसरे प्रश्न में दिया गया सही कथन को चुनना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी स्टेटमेंट जो दिए गए हैं सभी सही है। पहला है, अधिकार अस्तित्व उपचारों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। उपचारों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व ही संभव नहीं है, बिल्कुल सही है। और कोई भी व्यक्ति पत्र लिखकर भी सर्वोच्च न्यायालय से उपचार की मांग कर सकता है, ये भी आपका सही है। हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। तो यह जो है इसके लिए जनहित याचिका जो है किसने दायर की थी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये थे आपके पुष्पा कपिला हिंगो रानी। ठीक है ना, पुष्पा कपिला हिंगो रानी जो थी यह जो है जनहित याचिका की जननी मानी जाती है। यहां से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने जो है गरीबों की बहुत ज्यादा मदद की थी और इनके लिए जो है केस लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलामी धोखाधड़ी यानी सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सलामी धोखाधड़ी से संबंधित। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक ही लेन देन में नगण्य और अलक्षित। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या एक ही लेन देन में नगण्य और अलक्षित। डी सही जवाब में होता है। पांचवा प्रश्न है, सूचना तकनीकी अधिनियम के एकांतता के अतिक्रमण के आधार पर सजा का प्रावधान किया गया है। किस धारा में किया गया है सूचना तकनीकी के। तो यह जो है सूचना तकनीकी अधिनियम सन 2000 के धारा 66 ई में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना, किसमें, धारा 66 ई में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके लिए जो है 3 वर्ष का कारावास, ठीक है ना, 3 वर्ष का कारावास या जो है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता की अवधि समाप्त होने के कितने दिन पूर्व किया जाएगा। जवाब हो जाएगा यह जो है 45 दिन पूर्व किया जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा, कितने दिन पूर्व, 45 दिन पूर्व किया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है धारा 23 में, ध्यान रखिएगा किसकी, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 23 में इसका वर्णन किया गया है। सातवां प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा फर्स्ट के 2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार कहां तक होगा। तो हर बार की तरह हम बताते आए हैं कि अब जो है कोई भी अधिनियम बनता है तो यह जो है संपूर्ण भारत पर लागू होता है।
ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया है संपूर्ण भारत पर होगा, यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो भारत से बाहर अपराध करेगा अथवा उल्लंघन करेगा। भारत से बाहर के अपराध करते हैं तभी यह जो है लागू होगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम संसद ने निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? निवारक निरोध अधिनियम तो यह जो है 1950 में जो है किया था। 1950 में पारित किया गया था। यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 82 में इसका वर्णन जो है किया गया है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ किसके तहत किया गया आदेश है? यानी किस धारा के तहत निरोध किया जाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है धारा 3 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। धारा 3 में बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, क्या भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 22 में प्राइवेट परिवादों पर भी लागू होगा? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाँ यह भी जो है प्राइवेट परिवादों पर भी यह लागू होगा। ए ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। और यह जो है धारा 22 में यह बात कही गई है। धारा 22 में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1900 जो है 88 में बात कही गई है। अगला प्रश्न, विशेष न्यायाधीश को नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? विशेष न्यायाधीश को नियुक्ति की शक्ति तो यह जो है आपके केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास, दोनों के पास है। तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों के पास है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो आयकर से संबंधित नहीं है? जवाब हो जाएगा करदाता पहचान संख्या, यानी TIN जो है इससे संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक आय के बारे में आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है? आकस्मिक आय के बारे में, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 10 के क्लॉज 3 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का सही जवाब। 14वां प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मकसद क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मकसद के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से ए, देश की जनता को लोक अधिकारियों के पास सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का जो है अधिकार देना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? कृति भारती तो यह जो है बाल विवाह के विरुद्ध जो है खड़ी मिलती हैं आपके। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। किसके विरुद्ध है यह? बाल विवाह के विरुद्ध है। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बनाए गए विनियम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वे सत्र में हो कुल कितनी अवधि के लिए रखा जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है 30 दिनों के लिए रखा जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जांच से संबंधित शक्तियों में शामिल कौन है? तो इसमें जांच की शक्तियों में जो है सभी आते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही है। कौन कौन? साक्षियों के समन करना और हाजिर कराना व शपथ पर उसकी परीक्षा करना बिल्कुल सही है। किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा रखना ये भी सही है। और किसी न्यायालय से कोई भी अभिलेख मंगवाना ये भी आपका सही है। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी।
18 नंबर का प्रश्न है, मानवाधिकार से अभिप्रेत है, यानी मानवाधिकार से जो है किससे संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा संबंधित, यानी प्राण स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, ये भी सही है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में दिए गए अधिकार, ये भी सही है। सिर्फ तीसरा गलत है, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसका तात्पर्य है कि पर्यावरण, समाज और गांव के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना है? जवाब हो जाएगा यह जो है सामाजिक वानिकी से संबंधित है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? सामाजिक वानिकी से यह संबंधित है। 20वां प्रश्न दिया गया है, व्याघ्र आरक्षित की सीमाएं किससे अनुमोदन से परिवर्तित की जा सकती हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड द्वारा जो है अनुमोदित परिवर्तित की जाती है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त कर सकती है, किसको नियुक्त कर सकती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक वन्य जीव परीक्षक निदेशक को नियुक्त कर सकती है। सी आपका सही जवाब होगा। और यह जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ध्यान दीजिए, कब? 1972 की धारा 3 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा मनुष्य पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रौद्योगिकी मनुष्य जो है पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? पर्यावरण प्रदूषण, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है धारा 2C में इसका वर्णन किया गया। इसमें किया गया है धारा 2C में किया गया। अगला प्रश्न है, चौराहे पर यातायात नियंत्रण के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? यातायात नियंत्रण के लिए जवाब हो जाएगा, यहाँ पर जो है बत्तियां लगाई होती हैं और पुलिसकर्मियों द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक को सुरक्षात्मक टोप यानी हेलमेट पहनना पड़ेगा, किस धारा में दिया गया है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है? इसका जवाब बनता है मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है ना, सीधे तौर पे पूछा जा सकता है कि मोटरयान अधिनियम कब बना था, तो यह जो है 1988 में यह बना था। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ है भाड़े या पारिश्रमिक के लिए चालक छोड़कर किसके वहन के लिए निर्मित अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अधिकतम 6 यात्रियों के लिए यह होता है। ठीक है ना, कौन? मोटर कैब, इसके लिए होता है अधिकतम, इसमें जो है 6 यात्री बैठ सकते हैं कैब में। सीधे तौर पे यह प्रश्न पूछने का मतलब। 27 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, एक बार देखिएगा इस प्रश्न को, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस तरह से दिए गए हैं। देखिए ये कठिन स्तर के प्रश्न में ऐसे गिना जाता है, देख लीजिए। दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है? किसको जोड़ा गया है? जवाब हो जाएगा सभी को जोड़ा गया है। ठीक है ना, यानी चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी को जोड़ा गया है। एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, चारों को जोड़ा गया है।
अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल गृह परिभाषित है? बाल गृह, किशोर न्याय अधिनियम 2015, इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। धारा 2 की 19 में जो है इसका वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा में शामिल है, इनमें चारों में से कौन है जो घरेलू हिंसा में शामिल है? जवाब हो जाएगा सभी के सभी जो तीनों दिए गए हैं घरेलू हिंसा में शामिल, यानी शारीरिक दुरुपयोग, किसी के शरीर का दुरुपयोग करना, दूसरा है दहेज के लिए प्रताड़ित करना, ये भी घरेलू हिंसा में आता है, और लैंगिक दुरुपयोग यानी जो है लड़की और लड़कों में अंतर करना, ये भी आपकी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है, जमानती व गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? कि कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अपराध गैर जमानती है, यह जो है किस धारा में इसका वर्णन किया गया है? इसका जवाब है यह जो है अनुसूची 1 में इसका वर्णन किया गया। इसमें अनुसूची 1 में इसका वर्णन किया गया। देखिए यहाँ पर धारा सूची पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अनुसूची 1 में वर्णन इसका किया गया है। 21वां प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने पर रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? यानी संज्ञेय अपराध करने से पुलिस जो है रोकती है, यह किस धारा में वर्णन है इसका? तो यह जो है धारा 151 में इसका वर्णन, उसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में इसका वर्णन है। इसके अनुसार जो है कोई भी पुलिस अधिकारी जिसे कि संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता, यानी कि यह संज्ञेय अपराध यहाँ पर होने वाला है, इसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश से जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है ना, संज्ञेय अपराध करने से पहले भी अगर किसी पुलिसकर्मी को पता लग जाता है, देखिएगा पहले मजिस्ट्रेट का आदेश लेना पड़ता है, उसके बाद जो है उसे गिरफ्तार कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया इनमें से जो है वो न्यायिक है? जवाब हो जाएगा जांच एवं विचारण। सी ऑप्शन होगा क्या, जांच एवं विचारण जो है यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेषण की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है? यानी जो है आत्महत्या करने के लिए जो है किसी को जो है फोर्स किया जा रहा है, या जो है उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया जा रहा है, तो इसके लिए जो है सजा का प्रावधान किसमें है? जवाब हो जाएगा या जो है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 306 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही है, और इसके लिए जो है अधिकतम जो है 10 वर्ष की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मरक्षा के लिए अधिकार का विस्तार निम्न में से मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। इसमें हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सदोष अवरोध में नहीं होता है। डी ऑप्शन होगा सदोष अवरोध। 35वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, किसी परिणाम का स्वेच्छया कारित किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति क्या करता हो? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यानी कारित करने का, यानी कोई जो है कारित करने, अपराध कारित करने का आशय रखता है तो भी हो सकता है, यह ज्ञात रखता है कि वह इसे कारित कर सकता है, और तीसरा है यह विश्वास करने का कारण रखता है कि इसे कारित होना संभव है। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है? अपराध की 4 अवस्थाएं आपकी जो है दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई हैं, तो जो है कौन-कौन से हैं? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले परिणाम होता है, फिर आशय, तैयारी, फिर प्रयत्न किया जाता है, यानी जो है उसके परिणाम के बारे में सोचा जाता है,
फिर उसका आशय होता है, फिर तैयारी की जाती है, उसके बाद जो है अपराध करने का प्रयास किया जाता है। एक बार देख लीजिए फिर से, पता नहीं जो है आपको 36वां प्रश्न बताए हैं कि नहीं बताए, एक बार फिर से अगर बताए हैं तो दोबारा सुन लीजिए। निम्न में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले आशय होता है, तब तैयारी की जाती है, तब प्रयत्न किया जाता है और लास्ट में जो है अंतिम परिणाम दिया जाता है, तो यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न यहाँ से दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 किससे संबंधित है? धारा 3 जो है जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है आपके साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है, साधारण स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 में क्या परिभाषित किया गया है? धारा 63 में जवाब हो जाएगा, इसमें जो है बालासंग के बारे में बताया गया है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस थाना किसमें परिभाषित है? किस धारा में पुलिस थाना के बारे में वर्णन किया गया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, धारा 2 के यू में इसका वर्णन किया गया है, 2U में। 40वां प्रश्न दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कारागार को परिभाषित किया गया है। किस धारा में जो है कारागार को परिभाषित किया गया है? तो यह जो है धारा 301 में कारागार को परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से हमने जो है 9वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।